हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और ये सारे ही आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को एग्जाम से पहले सारे के सारे कवर करके जाने चाहिए। और ये आपका पार्ट 1 है। और ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ही लिए। और टोटल आई थिंक 500 के आसपास क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आपको टू हैंड्स का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे 500 के आसपास क्वेश्चन आंसर्स है। मैं 500 के 500 क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ टॉप 250 या 300 क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उतने का ही वीडियो आप लोगों के लिए कवर करूंगी। तो बाकी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो जस्ट गो थ्रू करने वाले हैं, उसमें कुछ समझाने वाला, कुछ वीडियो बनाने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको नहीं लिए। आप टू हैंड्स के ऐप से वो जो क्वेश्चन आंसर्स फ्री में आप लोग अवेल कर सकते हैं। चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है वेयर सीपीए एक्ट 2019 एप्लीकेबल। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो आया है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो ये इंडिया में हर जगह एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी है, तो इसको भी यहाँ पे भी आपका सीपीए एक्ट 2019 एप्लीकेबल है। स्टार्टिंग का जो आपका पुराना था 1986 वाला सीपी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो नए वाला सीपी एक्ट 2019 में है और पिछले वाला जो आपका पुराना जो उसका वर्जन था 1986 वाला, उसमें डिफरेंस क्या है? ये भी क्वेश्चन आएगा। हमने एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी रखा है कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हर गुड्स और सर्विसेज पे आपका ये वाला एक्ट जो है लागू होता है, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग। कुछ चीजों को एक्सक्लूड रखा गया, मतलब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। गुड्स फॉर रीसेल, जैसे आप कमर्शियल पर्पज के लिए गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप इसको फिर से बेचेंगे, तो उस पर्पज में आप कंप्लेन नहीं कर सकते। और कई बार आपको कोई सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो जो फ्री की चीज है उसके लिए भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते। सर्विसेज अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल सर्विसेज, कोई पर्सनल सर्विस के लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वहां पे भी एक्ट को एक्सक्लूड रखा गया। अदरवाइज आप जो है सीपी एक्ट हर जगह आपका एप्लीकेबल रहेगा। फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑम्बड्समैन आर अपॉइंटेड? तो ऑम्बड्स आपका जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है 2021, इसके ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट है। तो कितने साल के लिए जो है आरबीआई ऑम्बड्समैन को अपॉइंट करता है? तो आंसर आपका 3 ईयर्स एट ए टाइम, एक बार में 3 साल के लिए अपॉइंट करता है। और आरबीआई अपने ऑफिसर्स को ऑम्बड्समैन के तौर पे अपॉइंट करता है टू कैरी आउट द फंक्शन अंडर द स्कीम। जो आपका ओम्बड्समैन स्कीम है 2021 इंटीग्रेटेड वाला, इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021, उसके तहत आप अपने ऑफिसर्स को आरबीआई एज ए ओम्बड्समैन जो है अपॉइंट करता है। आरबीआई में ऑल्सो अपॉइंट डिप्टी ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन तो मेन है, और चाहे तो डिप्टी ओम्बड्समैन को भी अपॉइंट कर सकता है। एट ए टाइम 3 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल याद रख लीजिए, 3 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर, सीआरपीसी? जो आपका इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है 2021, उसके तहत सीआरपीसी का क्या रोल रहता है? पहले क्या होता था कि जो आपकी पुरानी ऑम्बड्समैन था, उसमें जैसे कोई आपको कंप्लेन होती तो पहले आप बैंकों के पास जाते थे, और 1 महीने के अंदर आपको बैंक ने रिप्लाई किया आपकी कंप्लेन का, या नहीं रिप्लाई किया, और अगर रिप्लाई किया तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं, तो 1 महीने बाद आप जाके सीधे ही बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाते थे। ठीक है, ये पहले का सीन है। अभी क्या, आप सीधे बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास नहीं जा सकते, अब आप पहले सीआरपीसी के पास जाएंगे। ठीक है, वही है सेंट्रल रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर। इसके नाम से पता लगा होगा सेंट्रल, मतलब ये पूरा ऑल ओवर इंडिया एक ही सेंट्रलाइज तौर पे काम करता है। तो पूरे इंडिया से हर कोने से जो जो एप्लीकेशन जाएंगी वो सीआरपीसी के पास जाएंगी। ठीक है, ये चंडीगढ़ में आपका। और सीआरपीसी क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस, कई बार कुछ ऐसी एप्लीकेशंस कस्टमर की होती है जिसमें सिर्फ रिकमेंडेशंस देता है कि बैंक को ऐसा करना चाहिए, मतलब वो कंप्लेन नहीं होती, वो सिर्फ रिकमेंडेशन होता है। तो उसको वैसे ही कस्टमर बैंक मतलब जो बैंक को इन्फॉर्म कर देगा, बट उसको एज ए कंप्लेन लेके आगे वो नहीं भेजेगा। बट जो जेन्यून कंप्लेन है, तो सीआरपीसी देखता है कौन से रीजन में है, तो उस रीजन वाला जो ओम्बड्समैन है वहां पे वो ट्रांसफर कर देता है। तो एक तरह से टाइम सेविंग के लिए एक अच्छा तरीका है। पहले सीधे ही रीजन था, रीजन तक कंप्लेन पहुंचती थी, फिर बाद में पता लगता तो ये तो बिल्कुल छोटी सी कंप्लेन है, मतलब कोई कंप्लेन ही नहीं है। कई सारी जगह कस्टमर सिर्फ सजेशन, सिर्फ अपना रिकमेंडेशन देते थे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट एज सच कोई कंप्लेन नहीं होती थी। इसको कंप्लेन पर्पज के लिए बनाया गया था। तो इसीलिए सीआरपीसी को जो है सेंट्रलाइज वे पे रखा गया। जिसको भी इंडिया के किसी भी कोने से अगर कोई बैंकों से या किसी भी कोई उनको इशू है, तो वो क्या करेंगे, पहले सीआरपीसी को लिखेंगे। ठीक है, कंप्लेन इनको करेंगे, और फिर ये जाके जो है उस एरिया में, उस रीजन में जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है वहां पे ये ट्रांसफर करेगा। तो पहले से मतलब छानबीन कर लेगा कि ये कंप्लेन वहां पे जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। बहुत सिंपल सी नॉर्मल सी अगर चीज है जो उसको लगता है कि ओम्बड्समैन के रोल में नहीं है, तो उस केस में वो कस्टमर को रिप्लाई करेगा और ओम्बड्समैन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका रूल यही है। तो आईओएस 2021 यानी इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में इसको लाया गया पहली बार। और सीआरपीसी आपका जो है सेंट्रल रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर है, चंडीगढ़ में है। अनलाइक अर्लियर व्हेन द कंप्लेंट वाज टू बी मेड टू बैंकिंग ओम्बड्समैन हैविंग टेरिटोरियल जुरिडिक्शंस ओवर द बैंक। तो बैंकों का जो ऑफिस है
उस एरिया से जहाँ जिस बैंक के खिलाफ कंप्लेन आई है, तो उस बैंक के पास जो ऑफिस है, जिस एरिया में बैंकिंग ओम्बड्समैन का जो है एरिया, वो बैंक का ब्रांच जो कि उस बैंकिंग ओम्बड्समैन के जुरिडिक्शन में है, तो वहाँ पे सीधे कस्टमर जाके कंप्लेन करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, द सीआरपीसी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द कंसर्न ऑम्बड्समैन, तो कस्टमर सीआरपीसी को देगा कंप्लेन, और फिर वो जो है उस ऑम्बड्समैन को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो ये आपका सीआरपीसी का रोल हो गया। इसको नया ऐड किया तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस लिए ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको मालूम इसमें होना चाहिए। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी? इंडेमिनिटी वर्ड का मतलब होता है सेव फ्रॉम लॉस। कोई चीज जो आपको लॉस से बचाती है तो वो एक टाइप का इंडेमिनिटी हो गया। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी, आपको कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस वाले आपको कवरेज देंगे, तो वो भी एक टाइप का इंडेमिनिटी हो गया। तो इंडेमिनिटी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कोई लॉस होगा तो हम आपको उससे बचाएंगे, तो वो इंडेमिनिटी है। ठीक है, तो इंडेमिनिटी क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। एक नॉर्मल प्रॉमिस आप किसी को वैसे ही बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन एक रिटर्न प्रॉमिस है। तो इंडेमिनिटी क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है रिटर्न फॉर्मेट में, जिसमें एक पर्सन है, मान लीजिए ए, वो बी को प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपको कोई लॉस होगा तो हम आपको उस लॉस से प्रोटेक्शन देंगे, तो वही है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में हमेशा दो पार्टीज होती है, ए और बी, इसमें थर्ड पार्टी कोई भी नहीं होती है। और जो है इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। और द प्रोमिसर इज कॉल्ड इंडेमिनिफायर। तो जो प्रॉमिस कर रहा है, द पर्सन गिविंग द प्रोमिस इज कॉल्ड इंडेमिनिफायर। इंडेमिनिफायर मतलब ए बी को प्रॉमिस कर रहा है कि आपको लॉस होगा तो हम बचाएंगे, तो ए को बोला जाएगा इंडेमिनिफायर। एंड द पर्सन टू whom द प्रॉमिस इज मेड, और जिसको प्रॉमिस की जा रही है उसको बोलेंगे इंडेमिनिटी होल्डर या इंडेमिनिटी फाइड। तो इसमें जो बी है वो हो जाएगा हमारा इंडेमिनिटी होल्डर, या आप इसको बोल सकते हैं इंडेमिनिटी फाइड। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में कितनी? दो पार्टीज होगी। इसमें एक पार्टी दूसरे को प्रॉमिस करेगी कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो हम आपको लॉस से बचाएंगे। ये ऐसे एक आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, वो हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है। ठीक है, उसमें से दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही होती है, और थर्ड पार्टी उसको देके गारंटी देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज है, बट इंडेमिनिटी में सिर्फ दो पार्टीज होती है। ठीक है, और इसमें जैसे ए और बी, ए ने बी को प्रॉमिस किया तो ए को बोला जाएगा इंडेमिनिफायर, और बी को बोला जाएगा इंडेमिनिटी होल्डर या इंडेमिनिटी फाइड। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नोडल ऑफिसर्स ऑफ ए बैंक? तो बैंकों का जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर उसका क्या रोल रहता है? ये ओम्बड्समैन की बात कर रहा है। इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के तहत जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर ऑफ बैंक है उसका क्या रोल है? तो हर बैंकों को क्या चाहिए कि वो एक अपना प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करे। ठीक है, इसी ओम्बड्समैन स्कीम में इसके बारे में बात की गई थी। और जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर है उसका रैंक कम से कम जीएम लेवल का, यानी जनरल मैनेजर लेवल का इसका रैंक होना चाहिए। इसका जैसे हमने बोला ना कि कस्टमर बैंक को कंप्लेन करेगा अगर एक दिन तक, सॉरी, एक महीने तक, 30 डेज तक रिप्लाई सही नहीं आता, या उससे जो रिप्लाई नहीं आता, तब वो ओम्बड्समैन को पास जाएगा। तो इसीलिए बोला कि बैंक में जो है एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर जो कि कम से कम जीएम रैंक का होना चाहिए, तो उसको बैंक अपॉइंट करेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर में बी फॉरवर्डेड टू चीफ जनरल मैनेजर सीजीएम, कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट आरबीआई। तो आरबीआई का एक डिपार्टमेंट है कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन, और उसके सीजीएम को उस पर्सन का नाम और उसका एड्रेस, ठीक है, उस प्रिंसिपल ऑफिसर्स का नाम और एड्रेस, मतलब कौन सी ब्रांच में वो है, तो वो भेजा जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स नीड टू बी डिस्प्लेड इन द पोर्टल ऑफ बैंक। तो बैंकों का जो पोर्टल है वहां पे इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है, सो दैट एग्रीगेटेड कस्टमर, अगर कस्टमर को कोई कंप्लेन करनी है तो बैंक को अप्रोच कर सकता है विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन दैट शी और ही इज अटेंडेड एट अ सीनियर लेवल। तो ऐसा नहीं कि किसी छोटे मोटे लेवल पे हमने कंप्लेन की और रिप्लाई नहीं आया। तो जीएम इतना हाई लेवल इसलिए रखा गया है ताकि जो कस्टमर है उसको भी लगे कि हाँ, हमारी कंप्लेन को सीरियसली लिया जाएगा, और कम से कम जीएम लेवल का बैंकों को एक प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है ओम्बड्समैन स्कीम के तहत, ऐसा बोला गया है। तो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर का रोल हमें समझ में आ गया। डिफरेंस बिटवीन, वो जो हमने क्वेश्चंस की बात की थी कि अभी आपका जो पुराना था ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और जो 2019 में आया, तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो जो पुराने वाला था एक्ट उसमें सभी चीज़ों को कवर नहीं किया था। 2019 का जो आपका एक्ट आया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें तीन और चीज़ों को ऐड कर दिया गया, तो आप बोल सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है, लिखा हुआ है यहाँ पे। जो आपका 2019 का जो एक्ट था, 2019 वाला जो एक्ट है, 1980 वाले एक्ट से 1986 वाले से कुछ वेज में डिफरेंस है। वाइडनिंग द स्कोप, तो जो है स्कोप मतलब एरिया कवरेज ज़्यादा है। जो 2019 वाला एक्ट है उसमें कवरेज ज़्यादा है। जैसे कि तीन, थ्री मोर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो तीन और प्रैक्टिसेस को जोड़ दिया गया जो कि अनफेयर होंगी। तो जो है कंज्यूमर को अगर इस तरह से अनफेयर होता है तो वो कंप्लेन कर सकता है। तो कौन कौन सी ई कॉमर्स,
तो जब 1986 में एक्ट बना था तो तब ई कॉमर्स कुछ भी नहीं होता था। जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स क्या हो गया, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट से, अमेजन से यहाँ सब शॉपिंग करते, तो उस टाइम पे ये सब नहीं होता था। तो जब होता नहीं था तो इस टाइप की कंप्लेंट नहीं आती थी, लेकिन अभी टाइम के साथ चेंज हो गया। अभी 2019 की अगर हम बात करें, अभी की बात करें, अभी ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मान लीजिए फ्लिपकार्ट से आपको कोई गलत सामान दे दिया किसी ने, ठीक है, और कई बार आप कंप्लेन सुनते हैं कि बॉक्स में कुछ लिखा था और अंदर कुछ हमें मिल गया, इस तरह से ना। तो इस तरह की कोई आपके पास प्रॉपर प्रूफ है तो आप जाके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसके खिलाफ भी बोल सकते हो। तो ई कॉमर्स को ऐड किया है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी, तो प्रोडक्ट की जो लाइबिलिटी उसको भी डाला गया। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, कई बार अनफेयर वे में आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तीनों ही चीज़ों को ऐड किया गया। तो इससे एक नया रेगुलेटरी बॉडी जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सीसीपीए, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और एंड बाय मेकिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेनल्टी मोर स्ट्रिक्ट, तो जो पुरानी आपकी पेनल्टीज हैं उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसमें बनाया गया है। यानी तीन नई चीज़ों को ऐड कर लिया गया तो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, मतलब जो एरिया ऑफ रेंज है, स्कोप को थोड़ा बढ़ाया गया है। तो तीन ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो नए वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें क्या नई चीज़ों को ऐड किया है। तो तीन चीज़ें हैं, ई कॉमर्स, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये तीन चीज़ों को ऐड किया गया। व्हाट इज प्रोएक्टिव स्टेप टू कप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एज पर सीपी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारी कंपनीज गलत शलत एडवर्टीजमेंट डालती है जो सही नहीं होता। पर आजकल वो वाला भी ना रहा है। बहुत सी कंपनी सोचती है कि कोई बात नहीं, एडवर्टीजमेंट डालते हैं, थोड़ा बहुत पेनल्टी तो लगेगा, बट साथ में उस अनफेयर एडवर्टीजमेंट की वजह से आजकल मतलब पब्लिसिटी दो तरह से होती है। एक तो होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव। तो हर तरह से पब्लिसिटी अपना करती है, बहुत सी कंपनी ऐसा कर रही है। उनका मतलब मानना होता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। इस तरह से उनका मेंटेलिटी रहता है कि कोई नहीं, अगर दो मान लीजिए कुछ गलत काम किया, पेनल्टी लगा दिया किसी ने, कोई बात नहीं, मान लीजिए 2 करोड़ का पेनल्टी लगा दिया, पर उस नेगेटिव पब्लिसिटी से उनको 10 करोड़ का फायदा हुआ, तो अपना वो चेक कर लेते हैं, चलो 8 करोड़ का तो फायदा हो गया। इस तरह से वो लोग सोचते हैं, ठीक है। तो उससे निपटने के लिए क्या किया गया है, तो आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसमें जो मिसलीड एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उनको बोला गया है, कोई भी मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर जो कि गुड्स बना के बेचता है, सर्विस प्रोवाइडर जो कि कोई सर्विसेज देता है, जैसे बैंक एक सर्विस इंडस्ट्रीज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट हो गया, तो ये सब सर्विस सेक्टर पे सर्विस प्रोवाइडर में आ जाएगा। टेलीकॉम हो गया आपका। हु कॉज ए फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट टू बी मेड शैल बी पनिशबल, तो उनको सजा मिलेगी। सजा क्या है, इम्प्रेसमेंट अप टू 2 ईयर्स, तो 2 साल तक की जेल होगी और 10 लाख तक का फाइन लगेगा। और अगर सेम चीज रिपीट करता है, दोबारा से रिपीट करेगा, तो वो जो सजा है, जिसको 2 साल रखा उसको 5 साल कर दिया जाएगा। और जो पेनल्टी, जो फाइन 10 लाख था उसको 50 लाख कर दिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं कि मिसलीड के लिए क्या किया गया। तो जो नए वाला आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019, उसमें अगर कोई पर्सन, कोई मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत या मिसलीड वाली एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का फाइन लगेगा। ये एंड है, ठीक है, ये और नहीं है, ये एंड है। तो जेल भी होगी प्लस फाइन भी लगेगा 10 लाख का। और उसके बाद भी रिपीट करता है ऐसी हरकतें, उस केस में 5 साल तक की जेल होगी और 50 लाख का फाइन इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो कितने टाइप के क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आप जानते हैं, इसमें हमें बिना पैसों के, मतलब हमें क्रेडिट, एक टाइप का लोन हमें अवेल कराया जाता है। हमारे को एक लिमिट दी जाती है, जैसे मान लीजिए किसी के क्रेडिट कार्ड का लिमिट है 1 लाख, तो वो 1 लाख तक आराम से शॉपिंग कर सकता है। फिर उसको थोड़ा क्रेडिट पीरियड दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 50 दिन, तो 50 डेज तक उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। जैसे ही 50 डे क्रॉस हो जाएगा उसके बाद उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट उसने इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्रेडिट कार्ड कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप के क्रेडिट कार्ड की बात की गई है। एक आपका को ब्रांडेड, while issuing co-branded credit card bank must undertake due diligence on non bank। को ब्रांडेड का मतलब जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ना कि एक्सिस एक्सिस क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड, अगर आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो फ्लिपकार्ट एक्सिस वाला क्रेडिट कार्ड, जिसमें आपको कुछ शॉपिंग करेंगे तो हर शॉपिंग में आपको 5% का कैशबैक मिलता है, ठीक है। तो वो एक टाइप का को ब्रांडेड है। इसमें क्या होता है कि दोनों मिलके, इसमें फ्लिपकार्ट का भी फायदा है कि चलो उसके कस्टमर को 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक्सिस बैंक का भी फायदा है कि वो इस 5% के डिस्काउंट के बहाने एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट जो है कार्ड खरीदेगा फ्लिपकार्ट से, तो उसी को बोलते हैं को ब्रांडेड। और वाइल को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड में बैंकों को इस बात को इंश्योर करना होता है, क्योंकि बैंकों का नाम भी यहाँ जुड़ा होता है, ठीक है, रेपुटेशन रिस्क है, इस तरीके का इशू भी हो सकता है। तो वही है को ब्रांडेड, मतलब किसी ब्रांड के साथ मिलकर आप क्रेडिट कार्ड इशू कर रहे हैं और उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आप उस ब्रांड की शॉपिंग के लिए कर पाएंगे, कहीं और नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जहां हमारा मन करेगा, जिस ब्रांड का मन करेगा हम उसकी शॉपिंग करेंगे, लेकिन आपके अगर को ब्रांडेड वाले क्रेडिट कार्ड है तो जिस ब्रांड के द्वारा मिलके, आपके बैंक ने जिस ब्रांड के साथ मिलके ये आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, आप सिर्फ उसी वाले ब्रांड की शॉपिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। जनरली कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को, बहुत जो अच्छी पोस्ट में होते हैं तो उनको भी क्रेडिट कार्ड देती है।
बैंक में इशू कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड्स वेयर द क्रेडिट कार्ड अकाउंट इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट, तो कंपनी के नाम पे अकाउंट है बट कार्ड आर यूज बाय एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेट, उस कंपनी के एम्प्लॉयज उस कार्ड को इस्तेमाल करें। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेट एंड द एम्प्लॉय इन सच ए केस में भी क्लियर, तो इस केस में किसका लायबिलिटी होगा किसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा वो पहले से मेंशन होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड क्या हो रहा है कि जो अकाउंट है क्रेडिट कार्ड का वो कॉर्पोरेट के नाम पे, बट इस्तेमाल उसको कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो वही होता है कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आता है आपका एड ऑन कार्ड। जनरली कोई इंडिविजुअल है, मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी आप एक प्रिंसिपल कार्ड होल्डर है, मान लीजिए आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, ये आप इस्तेमाल करते हैं। तो मान लीजिए अभी आपके बच्चों ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया, तो आपने क्या किया, उसके नाम पे एक और आपकी क्रेडिट कार्ड का सिक्योरिटी मान के एक एड ऑन कार्ड आपको दिया गया। इसमें बिल पेमेंट सब कुछ आप ही करेंगे, ऐसा जो एड ऑन कार्ड है उसको कुछ भी नहीं पे करना, वो बस अपने जो उसको लिमिट दी गई उस लिमिट को इस्तेमाल करेगा। जैसे होम लोन होता है, होम टॉपअप होता है ना, बिल्कुल ये भी वैसे ही है। टॉपअप लोन जैसे होम लोन का टॉपअप लोन है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड का टॉपअप आप मान सकते हैं, एड ऑन कार्ड है। तो बिल्कुल ये वही है, जैसे आप कई बार कोई रिचार्ज खरीदते हैं किसी मोबाइल का, तो उसमें दिखाता है ना कि टॉपअप आप इतने का खरीद लीजिए, ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि कार्ड के ऊपर भी आपको एक टॉपअप का ऑप्शन मिल रहा है। टॉपअप ऑप्शन उसी कार्ड में नहीं मिलता, फर्क इतना है एक नया कार्ड आपको दिया जाएगा और वो आप अपनी फैमिलीज में, जैसे मान लीजिए हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को या बच्चों को इस्तेमाल के लिए दे सकता है। बैंक में इशू एड ऑन क्रेडिट कार्ड फॉर यूज ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ प्रिंसिपल कार्ड होल्डर, तो जो पर्सन है जिसमें इसको प्रिंसिपल बोला जाएगा, ठीक है, जिसको मेन जो लोन दिया गया है, मेन जो कार्ड दिया गया है, तो उसको जो प्रिंसिपल जो कार्ड होल्डर है उसके मेंबर्स को ये कार्ड दिया जाता है विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट लाइबिलिटी इज दैट ऑफ प्रिंसिपल, और उसमें मेंशन रहना चाहिए कि जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ प्रिंसिपल का है, तो 100% इसी का अकेले का लाइबिलिटी इसमें रहता है। तो 3 टाइप के यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड इसमें हो गए। को ब्रांडेड, किसी ब्रांड के साथ मिलकर बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, उसी ब्रांड की आप शॉपिंग कर पाएंगे, कहीं और का नहीं। कॉर्पोरेट जो कंपनी है वो क्रेडिट कार्ड इश्यूज करके दे रही है और उसका इस्तेमाल वहाँ के एम्प्लॉयज कर रहे हैं, इसमें लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी रहेंगी वो स्टार्टिंग में मेंशन रहना चाहिए। किसी किसी कंपनी में जो है कॉर्पोरेट अपने बहुत जो अपनी हाई रैंक के जो एम्प्लॉयज है उनको देती है और बोलती है कि लाइबिलिटी कंपनी की है, किसी किसी केस में एम्प्लॉयज का लाइबिलिटी भी रहता है। एड ऑन कार्ड ये क्या होता है, ऑलरेडी एक प्रिंसिपल कार्ड होल्डर है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड है, उसके पास एक कार्ड है और हर महीने वो अच्छा से अपना रिपे करता है और उसका क्रेडिट लिमिट भी बहुत अच्छा है और उसका सैलरी मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, उस केस में वो एक एड ऑन कार्ड दे देता है ताकि उसके फैमिली मेंबर्स भी इस्तेमाल कर पाए। बट इसमें ये मेंशन रहता है कि जो लाइबिलिटी रहेगी वो प्रिंसिपल यानी इसी को सारा बिल पे करना होगा। व्हाट आर पार्टीज इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में कौन कौन सी पार्टीज जो है इन्वॉल्व होती है। तो आपका एक तो कार्ड होल्डर जिसको कार्ड इशू किया गया, कार्ड इश्यूर जिस बैंक ने उसको क्रेडिट कार्ड इशू किया, जैसे मान लीजिए कार्ड होल्डर, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने एक एसबीआई का कार्ड लिया हुआ है, तो ए हो गया हमारा कार्ड होल्डर। कार्ड इश्यूर कौन सा हो गया, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया तो एसबीआई हो गया कार्ड इश्यूर। तीसरा आता है मर्चेंट, मर्चेंट मान लीजिए वो कहीं पे शॉपिंग करने गया, ठीक है, किसी जगह पे वो शॉपिंग करने गया, उस दुकान का नाम मान लीजिए उस दुकान का नाम है एबीसी, तो एबीसी हो गया उसका मर्चेंट। एंटिटी विच एग्री टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ से आपने कोई गुड्स या सर्विसेज खरीदी और उसके लिए आप यहाँ से शॉपिंग जो है पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा मर्चेंट, तो एबीसी आपका इसमें हो जाएगा मर्चेंट, ठीक है, एबीसी। मर्चेंट एक्वायर, बैंक एनबीएफसी विच एंटर इनटू एग्रीमेंट विद मर्चेंट टू प्रोसेस देयर क्रेडिट, तो ये जो मर्चेंट है एबीसी, इसका मान लीजिए बैंक है उसका नाम है आईसीआईसी बैंक। अब मर्चेंट की जो पेमेंट है वो, मर्चेंट तो क्रेडिट कार्ड को तो एक्सेप्ट कर रहा है बट वो पेमेंट कहाँ जा रही है, उसके अकाउंट में जा रही है सीधे, ठीक है, पेमेंट आईसीसी के अकाउंट में जा रही है, तो मर्चेंट का जो बैंक है जिसने एग्री किया कि ठीक है तुम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लो, पेमेंट आ जाएगी, तो आईसीसी जो बैंक है उसको बोला जाएगा मर्चेंट एक्वायर। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशंस दैट लाइसेंस क्रेडिट कार्ड इशूअर टू इशू क्रेडिट कार्ड अंडर देयर ट्रेडमार्क, तो ये जो आपकी क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लाइसेंस दिया हुआ है कार्ड इशूअर को, यानी इनको जो कार्ड इशू कर रही है, ये एसबीआई को, ठीक है, जो कार्ड इशू कर रहा है अपने कस्टमर्स को कि आप कार्ड इशू कर सकते हैं उनका ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके। आपने देखा होगा ना कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सब में भी लिखा रहता है वीज़ा यहाँ पे, मास्टर कार्ड, और अब तो हमारा रुपए इंडिया का डोमेस्टिक भी आ गया। और रुपए के क्या फ़ायदा है वीज़ा और मास्टर कार्ड से, ये इंटरनेशनल है तो पेमेंट इंटरनेशनल जाके फिर आती है तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज है प्रोसेसिंग। रुपए की बात करें तो इंडिया में सब चीज़ डोमेस्टिक हो जाती है तो इसका प्रोसेसिंग फ़ी भी काफ़ी सस्ता है, और ये इंडिया का जो है डोमेस्टिक है और ये बाहर की कंट्रीज़ का है। तो क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन में आपका क्या आ जाएगा, जैसे वीजा या मास्टर कार्ड इसमें हो जाएगा, तो ये सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती है जब भी आप क्रेडिट कार्ड की प्रोसेस करते हैं। तो 5 पार्टीज है, कार्ड होल्डर, मिस्टर ए ने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है तो ए को बोला जाएगा कार्ड होल्डर। ए का जो बैंक है एसबीआई जिसने उसको कार्ड दिया है तो एसबीआई को बोला जाएगा कार्ड इश्यूअर। वो जिस दुकान पर शॉपिंग करने जा रहा है गुड्स से सर्विसेज खरीदने उसको बोला जाएगा मर्चेंट, जैसे मान लीजिए एबीसी, एबीसी कोई दुकान का नाम है वहां से कुछ शॉपिंग कर रहा है तो एबीसी को बोला जाएगा मर्चेंट। मर्चेंट एक्वायरर जो कि मर्चेंट बैंक का, मर्चेंट का जो बैंक होगा उसको बोला जाएगा मर्चेंट एक्वायरर, जिसने एक्सेप्ट किया
उसके साथ एग्रीमेंट किया कि हाँ आप की जो क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजेक्शन है उसको हम प्रोसेस करेंगे। तो आईसीसी बैंक अगर इसका अकाउंट है मर्चेंट का, एबीसी दुकान है, दुकान वाले का अकाउंट अगर आईसीसी बैंक में, तो दुकान वाले को बोला जाएगा, सॉरी सॉरी, जो आईसीसी बैंक है उसको बोला जाएगा मर्चेंट एक्वायरर। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए जिन्होंने अपना ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने के लिए दिया, सिर्फ ट्रेडमार्क का इनको क्या करना है, मेनली ट्रेडमार्क नहीं है, जो सेटलमेंट है वो सेटलमेंट भी करवाते हैं। जो भी उसके मेंबर्स हैं, कार्ड इश्यूअर्स, मेंबर एक्वायर, उनके बीच में सेटलमेंट कराने का एक काम करते हैं। कौन? कार्ड, जो आपकी क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है वही। तो ये 5 पार्टीज आपकी इन्वॉल्व रहती है। फॉर एजुकेशन लोन व्हाट इज द मार्जिन? तो मार्जिन कितना, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। मार्जिन जनरली 4 लाख तक के लिए तो कोई मार्जिन नहीं है। 4 लाख से 7.5 लाख का अगर लोन की बात करें, अगर इंडिया में आप लोन ले रहे हैं तो 5% का लगेगा, अगर अब्रॉड स्टडी के लिए ले रहे हैं तो 15% का मार्जिन लगेगा। ठीक है, तो एक अगर क्वेश्चन है कि एक कस्टमर आया 3 लाख का एजुकेशन लोन लेने, तो उसका मार्जिन कितना होगा? तो 4 लाख तक तो नील मार्जिन है, तो इसका आंसर आ जाएगा नील। ठीक है, 4 लाख तो कोई मार्जिन नहीं है। 4 लाख से 7.5 तक अगर इंडिया में लोन ले रहे हैं तो 5% का मार्जिन है, और अगर फॉरेन ले रहे हैं तो 15% का मार्जिन है। 4 से 7.5 भी हो गया। अब 7.5 से ज़्यादा का लोन चाहिए हो तो, 7.5 से ज़्यादा चाहिए हो तो जो है बैंक खुद से डिसाइड करेगा कि कितना उसको मार्जिन लेना है। ठीक है, बैंक कैन डिसाइड ऑन मार्जिन। और मार्जिन में भी ब्रॉट इन, और मतलब या तो आप पूरा मार्जिन एक बार में भी ला सकते हैं, या ईयर टू ईयर बेसिस, मतलब जब जब आप डिस्बर्समेंट करते जाएंगे प्रो रेटा, मतलब जितने का डिस्बर्समेंट होगा उस हिसाब से अपना मार्जिन भी लेके आएंगे। बैंकों की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर आपका यही वाला होता है, ईयर टू ईयर बेसिस प्रो रेटा वाला जो सिस्टम है। जैसे आपने अगर एजुकेशन लोन कभी डिस्बर्स किया होगा बैंक में, तो आप देखते होंगे कि मान लीजिए कस्टमर 1 लाख का अपना डिस्बर्समेंट चाहता है, तो मान लीजिए बैंक तो उसको 75,000 दे रहा है या 85,000 दे रहा है, तो जो 15,000 है एज ए मार्जिन वो अपना 15,000 डिपॉजिट करेगा, और फिर बैंक 85,000 लोन देगा, फिर उसको मिला के उसको डीडी या जो भी वो नेफ्ट बोल रहा है, तो एक साथ पूरा अमाउंट का बैंक डिस्बर्समेंट करता है। यानी ईयर टू ईयर बेसिस पे जो है हर साल अपना मार्जिन भी लाता जाता है, और उसी साल जो है लोन डिस्बर्स करता है। तो जनरली ये वाला ट्रेंड यूज किया जाता है। तो ये मार्जिन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। 4 लाख तो कोई मार्जिन नहीं, 4 से 7.5 इंडिया में 5%, और आउटसाइड इंडिया यानी जो आपका अब्रॉड स्टडी है तो 15%, और 7.5 से ऊपर आपका बैंक डिसाइड करेगा। तो ये वाला जनरली पूछते हैं, 4 से 7.5 में कितना मार्जिन है। व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम? एमएसपी स्कीम क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको नाम से ही लग रहा होगा कि मतलब गवर्नमेंट इसमें इंश्योर कर रही है कि कम से कम इतना प्राइस तो आपको अपने प्रोडक्ट का मिलेगा। तो एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की स्कीम, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स। तो आप जानते हैं फार्मर्स इतना मेहनत करके चीज़ों को, अनाज को उगाते हैं, और जो उनका फाइनल जो प्राइस है, मतलब जहाँ पे पहुंचना चाहिए, जैसे मान लीजिए फार्मर्स ने यहाँ पे पूरी खेती बाड़ी की गाँव में, ठीक है, अब अपनी फसल को बेचा उन्होंने, तो जनरली क्या करते हैं कि वो फसल को सीधे नहीं बेच पाते, जो अल्टीमेट जगह वहाँ नहीं बेच पाते, ब्रोकर्स ये सब बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, तो वो उनको जो रेट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। जो ऐसा नहीं कि कंज्यूमर, मतलब आप हम चीज़ों को अगर खरीद रहे हैं, हमें कोई भी जैसे कोई सब्जी है मान लीजिए 80 रुपये किलो, उसी रेट पे मिल रही है, पर 80 रुपीज़ पर केजी, या 80 रुपीज़, 60 रुपीज़। तो ऐसा नहीं कि कंज्यूमर जो है फार्मर्स को कुछ कर रहे हैं, जो बीच के ब्रोकर है वो अपना बहुत बड़ा मार्जिन ले रहे हैं। फार्मर्स को वो 1 रुपये 2 रुपये किलो में सब्जी खरीद के इतना महंगा जो आम जनता तक पहुंच रहा है, कंज्यूमर्स तक, वो 80 रुपये तक पहुंच रहा है। तो बीच के जो ब्रोकर है उनका बहुत बड़ा रोल है, और फार्मर्स की जो है बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, एक्सप्लोटेशन किया जाता है इसके द्वारा। तो इसलिए एमएसपी स्कीम लेके आई, और गवर्नमेंट ने इस बात को इंश्योर किया कि जो फार्मर्स है उनके इंटरेस्ट को बचाया जाएगा। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड एश्योर। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, खुद से डिक्लेयर करती है कि ये जो कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, बहुत सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि इस प्रोडक्ट का कम से कम इतना रेट तो जाना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एमएसपी क्या बताता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसी चीज़ का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मान लीजिए गवर्नमेंट ने 20 लिखा हुआ है, तो 20 से कम फार्मर्स किसी को नहीं बेचेगा। तो एक तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो फार्मर्स है उसके इंटरेस्ट को सेव किया जाए। ठीक है, विल बी परचेज एट एमएसपी देयर बाय प्रिवेंटिंग इट्स डिस्ट्रेस सेल। तो जो है एमएसपी पे ही हमेशा बेचा जाएगा, उससे कम नहीं बेचा जाएगा। और जो डिस्ट्रेस सेल हो रही है, डिस्ट्रेस मतलब कस्टमर जो है बिल्कुल, फार्मर बिल्कुल स्ट्रेस में कहीं नहीं बिक रहा तो उतना सस्ता वो बेच देता है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए एमएसपी स्कीम को लाया गया। किसान क्रेडिट कार्ड आर इशू टू फार्मर्स। तो आप जानते हैं केसीसी कार्ड के बारे में, आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के फार्मर्स को दिया जाता है, किस पर्पज़ के लिए? इसमें बोला है टू विड्रॉ मनी, एटीएम से पैसा लेने के लिए, कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, और टू परचेज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट फ्रॉम डीलर्स, डीलर से अगर आप कुछ एग्रीकल्चर ले रहे हो तो उसकी पेमेंट के लिए, टू मीट द कल्टिवेशन नीड्स एंड नॉन फार्मर रिक्वायरमेंट्स, जैसे आपको कोई इनपुट्स खरीदना है, या शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है आपके, जो है जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी फार्मिंग के रिगार्डिंग, वो तो आंसर यही हो जाएगा डी। टू मीट देयर कल्टीवेशन नीड्स, कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी के लिए अगर आपको बीज खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं,
ठीक है। तो उन सभी पर्पज़ के लिए केसीसी का लोन दिया जाता है। केसीसी आपका किसान क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाएगा और जो लिमिट है 3 लाख तक की। तो विदाउट कोलेटरल ये 3 लाख है, मतलब 3 लाख के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटीज़ कुछ भी नहीं लाना। 3 लाख से अगर ऊपर का लोन दिया जा रहा है, एक्चुअली केसीसी लोन दिया जाता है, तो 3 लाख से अगर ऊपर का है तो फिर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी कोई ना कोई सिक्योरिटी आपको लानी पड़ेगी। बट 3 लाख तक ये कोलेटरल फ्री लोन दिया जाता है। नेक्स्ट है वेयर सीपीए एक्ट 2019 एप्लीकेबल फॉर बैंक। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 है वो बैंकों पे भी एप्लीकेबल होता है। अगर बैंक अपनी सर्विसेज में कुछ डेफिशिएंसी दिखा रहे हैं तो कस्टमर सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बैंक के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकता है। तो किस किस पर्पज के लिए? रिफंड ऑफ डिपॉजिट। अगर मान लीजिए एनी डिले इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट टू द कस्टमर ऑन हिज रिक्वेस्ट। मान लीजिए कोई कस्टमर को डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हुई, ठीक है, कोई पेमेंट अगर हुआ और उसका रिफंड करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट में काफ़ी टाइम लगा रहा है बैंक, तो कस्टमर कंप्लेन कर सकते हैं। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर ऑफ चेक मतलब चेक में अकाउंट में पैसा था फिर भी चेक को डिसऑनर कर दिया। तो ये बोला रिटर्निंग ए चेक ड्रॉन बाय कस्टमर विदाउट एनी वैलिड रीजन। तो बिना रीजन के आप कस्टमर को चेक जो है रिटर्न कर रहे हैं, इसका पेमेंट नहीं होगा, तो उसके लिए भी कंप्लेन कर सकता है। रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ बैंक ड्राफ्ट। तो आपको डीडी जो है ड्राफ्ट दिया गया कस्टमर के द्वारा और उसको अगर बैंक डिसऑनर कर रहा है कि नहीं इसकी पेमेंट यहाँ पे नहीं होगी। नॉन क्रेडिट ऑफ चेक्स टेंडर। कोई चेक दिया गया, नॉट अफोर्डिंग द क्रेडिट ऑफ चेक बाय द कस्टमर एंड पेमेंट ऑफ विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय द बैंक इन डेफिशिएंसी। मान लीजिए पेमेंट बैंकों को रिसीव होगी बट उसकी पेमेंट कस्टमर को नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी पेमेंट नहीं दिया जाएगा, तो उसके लिए भी जो है कंप्लेन किया जा सकता है। नॉन क्रेडिट ऑफ चेक टेंडर्ड। और नहीं नहीं, इस ये वाला पॉइंट और इससे पहले वाला पॉइंट है कि नॉन क्रेडिट ऑफ चेक टेंडर्ड, ये हो गया। और ये दो पॉइंट्स एक्चुअली सेम रिपीट हो गया आपका 4 और 5, ठीक है। नॉन क्रेडिट ऑफ चेक टेंडर्ड, चलिए ये रिपीट हो गया, वही चौथे वाला पॉइंट है। डिले बाय द बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो बीसी आप जानते हैं कि गांव में जनरली ये काम करते हैं, बैंक हर जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो इसीलिए बीसी की हेल्प ली जाती है, जैसे गांव के कोने कोने तक पेंशन उनको देना, ये सारी एक्टिविटी के लिए बीसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बीसी ऑफ द बैंक कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम ए कस्टमर। तो उसने क्या किया, कस्टमर से पैसा लिया बट डज नॉट डिपॉजिट विद द बैंक क्रेडिट। तो वो जो बैंक है वहां पे पैसे को डिपॉजिट नहीं किया, तो यानी बीसी ने एक तरह से फ्रॉड कर लिया, तो उसके लिए भी बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बीसी पे अपना पूरा कंट्रोल रखे, देखे अगर किसी लोगों से इसने पैसे लिए तो उसके अकाउंट में डिपॉजिट होने चाहिए। नेक्स्ट है नॉन इशू ऑफ रिसिप्ट एंड नॉन क्रेडिटिंग द अमाउंट। कोई रिसिप्ट आप नहीं दे रहे, जैसे मान लीजिए कस्टमर ने कोई नेफ्ट बोला, नेफ्ट करने को, तो वो जो रिसिप्ट होती है कस्टमर का जो चलान, आप वो नहीं दे रहे एंड नॉट क्रेडिट द अमाउंट, कोई अमाउंट क्रेडिट नहीं कर रहे कस्टमर के कहने पे भी, तो ये भी इस केस में भी कंप्लेन कर सकता है। नॉट इशूइंग ए रिसिप्ट टू द कस्टमर फॉर द अमाउंट डिपॉजिटेड। जो पैसा उसने डिपॉजिट किया मान लीजिए और आप उसको रिसिप्ट नहीं दे रहे, एंड नॉट अफोर्डिंग क्रेडिट इन द अकाउंट आर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। तो कोई अगर अकाउंट क्रेडिट की बात की जा रही है कि वहां ट्रांसफर करनी है और आप उसको मना कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉट क्रेडिटिंग पब्लिक इशू सब्सक्रिप्शन टू इश्यूर्स अकाउंट। इसकी बात की गई है, मान लीजिए कोई शेयर या कुछ खरीद रहा है कस्टमर और बैंकों को कस्टमर ने पेमेंट दिया। हर चीज़ का टाइम होता है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि कुछ शेयर्स इशू कर रही है, बॉन्ड इशू कर रही है, तो उसका टाइम होता है कि 15 तारीख से पहले पहले पेमेंट कर दो। अभी बैंक ने कस्टमर ने तो बैंक को पैसा दिया, फिर बैंक ने उस इश्यूर का अकाउंट को पेमेंट नहीं दी है, ठीक है। कोई सब्सक्रिप्शन कस्टमर को लेना था और उसके लिए जो है कस्टमर ने तो बैंकों को पैसा दिया बट बैंक ने उसको क्रेडिट, जो आपका इश्यूर है उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। बिफोर द क्लोजर ऑफ इश्यूअर इज अ डेफिशिएंसी, मतलब इशू क्लोज हो गया, जो टाइम था कि 15 से पहले पहले, एग्जांपल कि 15 से पहले पहले पेमेंट करनी थी, वो नहीं हुई और उसकी वजह से जो कस्टमर है उसका जो राइट था, मतलब जो कि उसको अपॉर्चुनिटीज जो थी उसकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई, एक तरह से उसको शेयर मिल सकता था या बॉन्ड मिल सकता था जिसके लिए उसको पेमेंट करनी थी और बैंक ने नहीं की, उसकी वजह से बैंक को भी लायबल माना जाएगा। तो ये सारे कुछ बैंक की डेफिशिएंसी है जिसके लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन, सॉरी सीपीए 2019 के तहत जो कंप्लेन की जा सकती है। तो मेनली कुछ ये पॉइंट्स है, डिपॉजिट का रिफंड, किसी चेक को डिसऑनर कर देना, बैंक ड्राफ्ट को डिसऑनर करना, कोई चेक मिला उसके रिगार्डिंग जो है पेमेंट नहीं करना, मतलब बैंकों को तो पेमेंट मिल चुकी है लेकिन कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है फोर्थ। फिफ्थ वाला भी यही वाला पॉइंट है, नॉन क्रेडिट। डिफॉल्ट, अगर बीसी यानी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ने पैसा ले लिया कस्टमर से बट उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया तो बैंक को कोई लायबल माना जाएगा। नॉन इश्यू ऑफ रिसिप्ट, कस्टमर पैसा जमा कर रहा है लेकिन उसको रिसिप्ट नहीं दी जा रही है, या अगर वो अमाउंट कहीं क्रेडिट करने को बोल रहा है वो नहीं किया जा रहा, और अगर तो भी बैंक जो है सीपी एक्ट के तहत बैंकों को के खिलाफ कंप्लेन की जा सकती है। और जैसे कोई सब्सक्रिप्शन कस्टमर जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है और उसके लिए अपना जो कंपनी सब्सक्राइब करने के लिए बोल रही है, जो इश्यूर कंपनी है, तो उसके अकाउंट में अगर पेमेंट जानी है, कस्टमर ने बैंक को पैसा दिया बट बैंक ने जो है टाइम रहते रहते उसका पेमेंट नहीं भेजा
उसकी वजह से भी बैंक को लायबल माना जाएगा। चलिए ये सब आपका पार्ट 1 में कंप्लीट हुआ। कुछ और क्वेश्चन आंसर्स को नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।